साथियों, आज हम राजनीति विज्ञान का पॉलिटिकल का एक नया टॉपिक लेके हाजिर है आपके सामने। और आज का जो टॉपिक है अपना वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार ये टॉपिक साथियों कक्षा 6 से शुरू हो जाता है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा 12 तक जाता है। विस्तार के साथ उसकी व्याख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। उसके अलावा ये टॉपिक साथियों और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगता है, जैसे कि रीट है, कांस्टेबल है, पटवार है, तो उनके लिए भी उपयोगी है। जिस सिलेबस में ये लगता है इसके प्रश्न की आने की 100% संभावनाएं होती हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और संक्षिप्त में इस पे चर्चा करेंगे, ताकि ये देखने के बाद आपके दिमाग में एक डायग्राम तैयार होगा इसका और आप इसके बारे में जानेंगे और विस्तार से आप इनको अन्य किताबों से इसका अध्ययन करेंगे। तो जानते हैं कि सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे हम ये पढ़ते हैं कि हमारे संविधान के साथियों कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग हैं। उन 22 भागों के अंदर मौलिक जो अधिकार हैं उनका स्थान कहाँ है? छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले यहीं से बन जाते हैं। तो उनका स्थान है साथियों भाग 3 में। भाग 3 में। और वर्णन कहाँ है? कितने तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक उनका क्या है? वर्णन है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत बार प्रश्न इस तरह से परीक्षा में आता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां से कहां तक है। तो हमारा उत्तर होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। आगे बात करते हैं कि मौलिक अधिकार या कह लो मूल अधिकार किसे कहेंगे हम भी? क्या है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार? तो साथियों, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार उनको कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति के लिए मौलिक अथवा अनिवार्य है। मौलिक अथवा क्या है? अनिवार्य है। जिन अधिकारों को न्यायिक समीक्षा या न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है, जो वाद योग्य हैं, वाद योग्य हैं, जो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मौलिक अधिकारों पे डिपेंड करती हैं। कि कहने का मतलब वो एक न्यायिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं, वाद योग्य होते हैं, मतलब उनपे जो न्यायालय है वो वाद विवाद कर सकता है। लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं कि नीति निर्देशित तो वो वाद योग्य नहीं है। तो ये चीजें जो है ये सारी चीजें मिलकर क्या होती हैं? एक मूल अधिकार की रूपरेखा तैयार करती हैं। तो कहने का मतलब ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि मौलिक और अनिवार्य, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। आगे बात करते हैं इसकी इतिहास की परिप्रेक्ष्य में भी मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा है। तो इसे हम साथियों 3 भागों में मुख्य रूप से बांट के चलते हैं। पार्ट 1, भाग 2 और 3। विश्व की 3 घटनाओं को हम देखते हैं जहां पे हम मूल अधिकारों की जो ऐतिहासिक जो क्रम है उसे समझते हैं। पहला जो घटना है वो है साथियों मैग्ना कार्टा के नाम से प्रसिद्ध है और हम सभी इस शब्द से परिचित हैं। दूसरी जो घटना साथियों वो 1869 और किससे संबंधित है? ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। और तीसरी जो चीज है वो है साथियों 1791 ईस्वी और वो है किससे? अमेरिका से। ये 3 बातें हमें मूल अधिकारों के विकास को दर्शाती हैं विश्व के स्तर पे। तो पहली चीज तो मैग्ना कार्टा के बारे में समझते हैं और इससे संबंधित बहुत मर्तबा प्रश्न आते हैं। जानते कि मैग्ना कार्टा साथियों घटना की 1200
1215 ईस्वी 1215 ईस्वी के अंदर जो ब्रिटेन की जनता थी, जो ब्रिटेन की जनता थी, उन्होंने वहां के सम्राट कौन थे उस वक्त वहां के? सम्राट जॉन को बाध्य किया कि हमें भी किसी न किसी प्रकार की जो प्राकृतिक जो स्वतंत्रताएं हैं, प्राकृतिक स्वतंत्रताएं प्रदान करें। क्या करें? प्राकृतिक स्वतंत्रताएं प्रदान करें। तो वहां के सम्राट जॉन ने एक लिखित और हस्ताक्षरित मतलब अपने साइनों के साथ उनको एक मैग्ना कार्टा सौंपा। मैग्ना कार्टा सौंप। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है? तो आप सीधे से देख सकते हैं कि एक महा अधिकार प्रपत्र या आप कह सकते हैं दस्तावेज। ये एक लिखित दस्तावेज था जो विश्व में हमें पहला मिलता है जो कि किसी न किसी रूप से अपनी जनता को क्या दिए गए, कोई मूल अधिकार दिए गए। तो यदि सीधी सी बात समझे तो क्या है, घटना क्या है, 1215 की है और ब्रिटिश जनता को वहां के सम्राट जॉन के द्वारा एक मैग्ना कार्टा सौंपा गया, उनको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई। ये जो मैग्ना कार्टा था साथियों, ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ था, लैटिन भाषा में लिखा हुआ था और ये लंदन के टेम्स नदी के किनारे वहां के सामंतों को सौंपा गया था सम्राट के द्वारा कि जनता को कुछ प्राकृतिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो मूल अधिकार है, हमारे जो मूल अधिकार है वो संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में। भाग 3 में। तो इसी कारण हमारे संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यदि प्रश्न आ जाता है कि संविधान के कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा भाग 3। दूसरी चीज इतिहास के अंदर मूल अधिकारों से संबंधित आती है साथियों, 1869। यहां पे ब्रिटेन क्या है, अपनी जनता को कुछ स्वतंत्रताएं देता है बिल ऑफ राइट्स में, बिल ऑफ राइट्स के अंदर। ये दूसरा है, भी विश्व के अंदर दूसरी बार ऐसा होता है कि यहां पे उनको स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। पहली दी जाती हैं मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में और दूसरी बार यहां पे बिल ऑफ राइट्स के अंदर। तीसरी आती है 1791 की साथियों। 1791 की घटना में क्या होता है, यहां पे अमेरिकी अधिकार पत्र 1791, अमेरिकी अधिकार पत्र 1791, हमारा जो मूल अधिकार है साथियों वो यहीं से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। भी हमारा मतलब हमारे जो मूल अधिकार जो समावित किए गए हमारे संविधान के अंदर है वो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए, यूएसए से लिए गए हैं और अमेरिकी अधिकार पत्र 1791 से ये प्रभावित है। तो ये 3 चीजें हम देखते हैं साथियों विश्व के अंदर जो है कि जो एक संविधान के विकास को दर्शाती हैं। संक्षिप्त में हम दोबारा बातचीत करेंगे। मैग्ना कार्टा 1215 किसने दिया? ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा दिया गया। कुछ प्राकृतिक स्वतंत्रताएं दी गई जो कि मैग्ना कार्टा के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। क्या था कि महा अधिकार प्रपत्र था, एक दस्तावेज था जो कि सम्राट जॉन के द्वारा हस्ताक्षरित था और उसके बाद भाषा क्या थी इसकी? लैटिन भाषा थी। और अब वर्तमान में क्या है, जो भारतीय संविधान जो भाग 3 है जिसके अंदर हमारे मूल अधिकार हैं उनको क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भी उसी से बात जोड़ के दूसरी घटना क्या थी? 1869 ब्रिटेन इसके बिल ऑफ राइट्स के अंदर है वहां की जनता को कुछ अधिकार दिए गए थे। तीसरी अमेरिका के इसके अंदर जो 10 अधिकार उनको दिए गए थे
ठीक है ना। अमेरिकी अधिकार पत्र सन 1791 में कितने अधिकार दिए गए उनको? 10 अधिकार दिए गए थे। और हमारा जो मूल अधिकार है वो किससे दिए गए हैं? अमेरिका से दिए गए हैं। इतना अभी तक हमें देखना है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं साथियों कि यदि भारत की बात करें, भारत की बात करें कि भारत के अंदर मूल अधिकारों की मांग कब कब की गई, तो भारत में मूल अधिकारों की मांग, भारत में मूल अधिकारों की मांग, क्रम से इनको थोड़ा याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। पहली बार बात करें कि पहली बार मूल अधिकारों की मांग कब की गई। पहली बार साथी जो मूल अधिकारों की मांग की गई वो की गई 1895 में, 1895 में 1895। किसके द्वारा की गई साथियों? ये की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम मांग की गई 1895 के अंदर। किसमें की गई साथियों? तो ये की गई साथियों स्वराज विधेयक में, स्वराज विधेयक के अंदर मांग की गई थी। इसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कुछ दिन पहले लाइव क्लास के अंदर उग्र सिंह जी ने आपको बताया था कि ऐसा जो नेता जो कि जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन उसका देहांत हुआ था, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिनका देहांत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो ये, लेकिन उसके बाद बात आती है दूसरी कि सर्वप्रथम विधिवत रूप से, सर्वप्रथम विधिवत रूप से मांग किसके द्वारा की गई? तो ये मांग की गई थी साथियों सबसे पहले विधिवत रूप से 1928 के अंदर किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और किसने की गई थी? ये नेहरू रिपोर्ट में, इसमें नेहरू रिपोर्ट के अंदर ये मांग की गई थी। तीसरी जो साथियों बात करें मांग की, तो ये की गई है साथियों 1929 के अंदर। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। किसमें की गई थी? तो ये की गई थी साथियों जिन्ना सूत्र के अंदर, जिन्ना सूत्र के अंदर मांग की गई थी। तो ये 3 मांगे हम देख रहे हैं। आगे बात करते हैं इसके बाद कब मांग की गई। तो इसके बाद साथियों मांग की गई थी 1931 में, 1931 के अंदर मांग की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा मांग की गई थी। कहां की गई थी? तो साथियों ये की गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर मांग की गई थी, जो कि 1931 में कहा हुआ था, लंदन में हुआ था। और आप हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन इनकी ये मांग को जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने नकार दिया था। और उसके बाद जो भारत शासन अधिनियम 1935 जो लागू हुआ था उसके अंदर उन्होंने मौलिक अधिकारों संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं रखा था। कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो मांग की गई थी वो भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा नकार दी गई थी। तो ये चीजें हम देखते हैं 1895 सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, और किसके अंदर? स्वराज विधेयक के अंदर मूल अधिकारों की मांग हुई। उसके बाद सर्वप्रथम जो विधिवत रूप से जो मांग की गई वो किसके द्वारा की गई? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जिन्ना सूत्र के अंदर मांग की गई। और 1931 में महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान मांग की गई, जब वो भाग लेने के लिए वहां गए थे। उसके बाद आगे बात करते हैं
उसके बाद बात आती है साथियों 1945 में। 1945 में क्या होता है, एक समिति का गठन होता है जिसका नाम है तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन होता है। यह समिति सिफारिश करती है इसकी मूल अधिकारों की, इसके मूल अधिकारों की सिफारिश करती है कि मूल अधिकार दिए जाए। कौन सी समिति? तेज बहादुर सप्रू समिति। और संविधान सभा उनकी इस अनुशंसा को मानती है, इस सिफारिश को मानती है और वो मूल अधिकारों प्लस अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संविधान में शामिल करने पे राजी होती है, मतलब उस सिफारिश को मान लिया जाता है। अब हमारे से सीधा इस तरह से प्रश्न पूछ रहे जाए कि किस सिफारिश या किसकी सिफारिश पे मूल अधिकारों को संविधान सभा ने संविधान के अंदर सम्मिलित किया, तो हमारा आंसर आता है साथियों तेज बहादुर सप्रू समिति। एक प्रश्न साथियों संविधान सभा कक्षा 7 के अंदर एक सिंपल सा प्रश्न दिया है कि संविधान का निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया। ये कक्षा 7 में प्रश्न दिया हुआ है। नंबर 1 ऑप्शन दिए हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 2 दे रखा है भीमराव जी अम्बेडकर। ऑप्शन 3 दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन 4 दे रखा है संविधान सभा। संविधान सभा ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का ये प्रश्न है। भी संविधान का निर्माण किया किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे कई बार मर्तबा क्या होता है हमारे दिमाग में, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी का नाम सबसे प्रथम आता है हमारे, तो भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अंदर साथियों मुख्य रूप से 8 समितियां बनी थी जिनके अंदर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। लेकिन संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। ये ध्यान रखना भी संविधान सभा के द्वारा किया गया। अब अपनी उसी बात में वापिस आते हैं कि मूल अधिकारों को किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया? तो तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। आगे बात करते हैं साथियों तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पे संविधान सभा ने मूल अधिकारों को जोड़ दिया, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को जोड़ दिया। लेकिन जब ये जोड़े गए तो हमें साथियों 7 मूल अधिकार दिए गए। कितने? 7 मौलिक रूप से। तो मूल रूप से हमें कितने? मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार हमें दिए गए। 7 मौलिक अधिकार। और वर्तमान में कितने हैं साथियों? वर्तमान में 6 हैं। अब 7 कौन से थे? उनमें से कौन सा एक हटा और अब 6 कौन से हैं? तो थोड़ा इनकी संक्षिप्त जानकारी हम लेते हैं। तो साथियों हम ये देखते हैं कि पहला जो हमें दिया गया वो था समता या कह सकते हैं समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। और इसे हम देखते हैं कि इसका जो वर्णन है साथियों वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। 14 से 18 तक इसका क्या है? वर्णन है। दूसरा साथियों जो मूल रूप से हमें दिया गया वो था यह है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन साथियों अनुच्छेद 19 से क्या है? 22 तक है। 19 से 22 तक इसका क्या है? वर्णन है। तीसरा है साथियों वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन साथियों अनुच्छेद 23 से 24 तक है। 23 से 24 तक इसका क्या है? वर्णन है। चौथा जो है साथियों वो है धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका वर्णन है साथियों अनुच्छेद 25 से 28 तक। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है कि बहुत बार तो इस तरह से अनुच्छेद देके पूछ लेता है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक किसका वर्णन है, या 23 से 24 तक कौन से मूल अधिकार का वर्णन है। तो हमें पता होना चाहिए कि 14 से 18 समता का अधिकार है, 23 से जो 24 है वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कई बार ऐसा होता है कि सीधा देखिए स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद कितने से कितने तक, तो हमें पता होना चाहिए जैसे 9 से 22। तो इसी तरह से सभी का इस तरह से क्रम हमें याद होना चाहिए। पांचवा साथियों जो दिया गया था वो दिया गया था हमें संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये साथियों है अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका क्या है, वर्णन है। छठा साथियों था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। मैं इसके लिए बोल रहा हूं ये था लेकिन अब नहीं है। संपत्ति का अधिकार था साथियों, ये था साथियों अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 में। और सातवां जो था और जो अब है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये है साथियों अनुच्छेद 32 में। अब हमने बात इससे शुरू की थी कि मौलिक जो अधिकार हैं उनका जो वर्णन है साथियों वो 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर कितने तक है, 35 तक। ये बात इससे हमारी प्रारंभ हुई थी। तो जो मूल रूप से जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं और 32 पे उनका समापन होता है। लेकिन 12 और 13 में क्या है और 33, 34 और 35 में क्या है, ये जब हम आगे इसका वर्णन करेंगे पूरी तरह से उनके अंदर हम पढ़ेंगे 12, 13 में क्या है, इनके अंदर क्या चीज है, और 33, 34 और 35 अनुच्छेद में भी क्या है। तो ये उस वक्त हमें साथियों दिए गए थे। अब उसके बाद क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि मूल रूप से हमें 7 दिए गए थे और वर्तमान में हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो हटाया कौन सा गया और कैसे हटाया गया साथियों? हटाया गया एक तो ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, और एक हटाया गया साथियों स्वतंत्रता के अधिकार के तहत एक हमें दिया हुआ था अनुच्छेद 6, या इसे कह सकते हैं अनुच्छेद F भी। यदि हिंदी में देखें तो अनुच्छेद 6 और यदि इंग्लिश में देखें तो अनुच्छेद F। और ये थी साथियों संपत्ति की एक स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? संपत्ति रखने की, संपत्ति की स्वतंत्रता। अब होता क्या है कि सन 77 के अंदर जब इंदिरा गांधी जी की सरकार चली जाती है और मुरारी देसाई जी की सरकार आती है तो उनके शासनकाल के अंदर एक संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 में, 1978 के अंदर होता है। और उसके द्वारा क्या किया जाता है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 जो कि था संपत्ति का अधिकार, उसे भी हटाया जाता है। और अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 इसे भी क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। और इसे हटा के एक संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत संविधान के भाग 12 में, संविधान के भाग 12 के अंदर अध्याय 4 में
अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 कै अनुच्छेद 300 कै के तहत संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार या एक कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जो अनुच्छेद 31 में एक संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 को भी हटा दिया गया, 19(च) को भी हटा दिया गया और उसे बाद में भाग 12 के अंदर स्थान देते हुए संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 4 में एक अनुच्छेद अलग से बनाया गया, अनुच्छेद 300 कै, और संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार या कह सकते हैं एक विधिक अधिकार या कह सकते हैं एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मूल रूप से संविधान सभा द्वारा 7 मौलिक अधिकार में दिए गए, लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितने बचे? 6। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो गया, डिलीट कर दिया गया, ये मिटा दिया गया, हटा दिया गया। तो अब हमारे पास कितने हैं? 6। अब इन 6 का आगे जो वर्णन है वो हम आगे विस्तार में अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं आपकी बोरियत की पीड़ा को समझता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा होने जा रहा है। तो अगले भाग में देखते हैं इनका विस्तार भी, कौन सा क्या है और उनके अंदर क्या है। धन्यवाद। जय हिंद।